प्रैक्टिकली क्या वाकई में आपका पायरेट से कभी सामना हुआ है? स्किफ बोलते हैं उसको। सर आपने बरमूडा ट्रायंगल से ट्रैवल किया है? हाँ हाँ, किया हुआ है। तो सर जितनी उसके बारे में कहानियां हैं कि वहाँ से जहाज जाते हैं तो डूब जाते हैं, वो पता था कुछ नहीं होना, उसकी वजह क्या है बताऊं? जब कोई जहाज किसी दूसरे देश में जाता है हाँ जी। तो उस जगह का वीज़ा होता है क्या आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा है कि तो जहाज पर कौन ऐसे दो बड़े नाम होते हैं कि ये जहाज का डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है? देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंट का होता है मैं आपको सेग्रीगेट करके बता देता हूँ। मेनली 3 डिपार्टमेंट होते हैं। ओके। एक होता है, किस स्पीड पे चलता है जहाज? देखिए नॉर्मल स्पीड जो होती है ये ट्रेड पैटर्न के हिसाब से होती है। जो एक टैंकर होता है उसकी नॉर्मल स्पीड होती है अराउंड, जहाज जो पानी पर दिखता है वहाँ से कितना गहराई तक अंदर होता है? देखिए ऐसा होता है वो सब्जेक्ट टू लोड होता है। कई बार जहाज पे आग भी लग जाती है, इंजन ऑन फायर, जनरेटर फट जाता है, बॉयलर फट जाता है। जहाज इज लाइक ए 5 स्टार होटल। आपको पानी की कोई कमी नहीं है, आपको बिजली की कोई कमी नहीं है, आपको एसी की कोई कमी नहीं है, आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं। साथियों, हाल ही के टाइम में 3 जहाज जिन पर भारतीय क्रू थे, अमेरिकी हमले हुए, 3 भारतीय क्रू की मौत हुई। इसके बाद एक प्रश्न दिमाग में आने लगा कि आफ्टर ऑल जहाज ऑपरेट कैसे होता है, जहाज की फंक्शनिंग क्या है, जहाज में डेक क्या होता है, कैप्टन क्या काम करता है, टेक्नीशियंस क्या काम करते हैं, किस तरह से संचार होता है ऐसी जगह पर जो विवादित हैं, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर जहाँ पायरेट्स आ जाते हैं, वहाँ पर कैप्टन कैसे काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स कैसे चलते हैं। आज उन सारी बातों को बहुत बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन है ये। प्रयास इस बात को है कि आपको समझा सकें कि अल्टीमेटली जहाज ऑपरेट कैसे करता है। मैं पर्सनली कभी जहाज पर नहीं गया हूं अभी तक, तो मुझे भी नहीं पता है। तो आज आपके मन में जो संभावित प्रश्न है, मेरे अंदर जो संभावित प्रश्न है, अगर वो मैच कर जाए तो फिर आपको ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्योंकि आज मेरे साथ हैं कैप्टन पुनीत मल्होत्रा, जिन्होंने लगभग 30 से 40 साल, प्रिसाइजली वो 46 साल अगर मैं सही हूं, तो 46 साल जहाज पर रह करके जहाज को सेल किया है, ड्राइव किया जिसको कहते हैं, पायलट किया है। तो उनसे हम एक एक बात को बारीकी से समझने का, ताकि एक आम बोलचाल की भाषा में समझ में आए कि अल्टीमेटली ये होता कैसे, ये समझ सकें। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं क्यूरियस हूँ, और लेकिन क्यूरोसिटी से पहले अपनी तरफ से श्रद्धांजलि और सांत्वना उन परिवारों के साथ जिन्होंने सेंट बेलो पे अपने परिवारजनों को खोया। समस्त भारतीय इस बात से बड़े व्यथित हैं कि 3 भारतीयों की अमेरिकी हमले में मौत हुई। इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बहुत बेसिक सी बात पूछना चाहता हूँ, जिसको आप अपने शब्दों में बयां करें कि अल्टीमेटली जब ये बोला जाता है क्रू इतना था, तो ये क्रू असल में कहाँ होता है? फिल्मों में देखा है कि इनके लिए कमरे भी होते हैं, सोने के लिए जगह भी होती हैं, फिल्मिंग मैंने खूब देखी है इन चीज़ों की। लेकिन अल्टीमेटली आप मुझे बहुत बेसिक से समझाते चलिए कि जहाज ऑपरेट कैसे होता है, किस स्पीड में चलता है। तो शुरू कहाँ से करें, आप ही बता दीजिए, और मुझे एक वो व्यक्ति मानकर बताइए कि इसे कुछ नहीं पता है। सर अगेन थैंक्स अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले I also, like you, we all of us express the deepest condolences to the 3 mariners whose lives were lost and on MT Setabello, और recently एक और second officer है, उनकी भी life jeopardy भी आई थी, and he had also passed away for a lot of reasons। तो मेरी श्रद्धांजलि उनके प्रति भी है, चारों सी mariners के प्रति। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए सर, आप अगर हायरार्की के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं फिर इंडक्शन के हिसाब से बताऊं, आप या ऐसे बताइए कि एक जहाज जो Operate ऑयल लेके जाता है, मतलब ये किस किस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं कि ऑयल वाला जहाज है, मालवाहक जहाज है, और एक जो बहुत बेसिक सा प्रश्न है ना, पानी के ऊपर कितना जहाज है, पानी के नीचे कितना जहाज है, ये भी एक बड़ा मेरे दिमाग का क्यूरियस क्वेश्चन है। तो पहले यही बताइए सर, जहाज के टाइप्स क्या होते हैं जो मालवाहक होते हैं? देखिए जहाज़ के काफ़ी टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग विद ऑयल टैंकर्स। मैं हमेशा पूरे 40 साल, राइट फ्रॉम माई कैडेटशिप से लेके एक कप्तान तक, जो मैं 23-24 साल एज कप्तान रहा, मैं हमेशा ऑयल और केमिकल टैंकर पे सेल किया हुआ हूँ। जहाँ टाइप्स की बात आती है, ऑयल होता है, केमिकल होता है, एलपीजी टैंकर होता है, एलएनजी टैंकर होता है, फिर आपका ड्राई कार्गो शिप होता है, फिर आपका कंटेनर शिप होता है, फिर आपका रोरो शिप होता है, रोल ऑन रोल ऑफ, फिर आपका क्या कहते हैं फिशरीज का एक अलग से जहाज़ होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिशिंग फैक्ट्री, दे आर नोन एज पोसिनाज, दे
कैच द टूना फिश एंड प्रोसेस। इस तरह के बहुत जहाज हैं, कार कैरियर्स होते हैं। तो जहाज, इनमें से सबसे बड़ा जहाज कौन सा हो सकता है? सबसे बड़ा जहाज देखिए अभी तक जो आ रहा है लेटेस्ट इज आपका कंटेनर जहाज। ओके, और ये कितने मतलब चौड़ाई और लंबाई के होते हैं? वो उसकी कंटेनर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितने टी वो कैरी करता है, बेसिकली टीयर्स के हिसाब से। और मेरे ख्याल से एवरग्रीन और सीजीएमए और एक और कंपनी है जिनके सबसे बड़े कंटेनर जहाज है। ये एवरग्रीन वही है जिसका जहाज फंसा था सुएज कैनाल में? सुएज कैनाल में। ओह, ओके। बाय द वे उसकी मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की थी एक टाइम पे। खैर, ओके। तो ये इसकी अगर आप लंबाई देखें तो होती है करीब 300 से 350 मीटर। हमारा जो टैंकर होता है उसमें भी यही होता है। हमारा जो सबसे बड़ा टैंकर होता है, वी कॉल इट यूएलसीसी और वीएलसीसी। यूएलसीसी मीन्स अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, वीएलसीसी मीन्स वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। तो इसकी भी लंबाई होती है करीब 350 मीटर के आसपास, और जो चौड़ाई होती है वो करीब समझ लीजिए 60, 62, 65 मीटर के करीब होती है। और अगर आप पूरी डेप्थ देखते हैं राइट फ्रॉम मेन मास्ट जो होता है, जो अकोमोडेशन के ऊपर से कील मतलब जो जहाज का एकदम निचली हिस्सा होता है, इट्स अबाउट से 70-80 मीटर्स या समटाइम्स 90 मीटर्स, सब्जेक्ट टू द कैरेज कैपेसिटी ऑफ द शिप। तो जहाज जो पानी पर दिखता है वहां से कितना गहराई तक अंदर होता है? देखिए ऐसा होता है, वो सब्जेक्ट टू लोड होता है। अगर आप जहाज को जो लोड करते हैं उसकी एक होती है समर लोड लाइन या समर ड्राफ्ट। अब बड़े जहाज जो होते हैं आपके, जैसे मान लो आपने अभी 70 मीटर के आसपास की हाइट बताई जहाज की, वो अकोमोडेशन पूरा ऊपर से लेकर ऊपर के से नीचे तक। हाँ। तो इस 70 मीटर में से एक जहाज की अगर मान लीजिए ऑयल कैरियर की बात करते हैं तो उसमें से नीचे का एरिया कितना पानी के भीतर रहता होगा? लगभग हाँ, इस 70 मैं मीटर। वही बता रहा हूँ। जैसे अगर वो फुली लेडन है, लेडन मतलब लोडेड, तो वीएलसीसी की ड्राफ्ट होती है 24 मीटर के आसपास। मतलब पानी में 24 मीटर डूब के चलता है वो। डूब के मतलब अंदर गहरा में रहता है, पानी में जब पानी, वेट डालते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, उतना ही वो नीचे जाता है और डिस्प्लेसमेंट करता है, उतना पानी डिस्प्लेस करता है। जहाज का क्या होता है कि एक होता है डेड वेट। डेड वेट क्या होता है? उसका मतलब होता है जो जहाज की कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक वीएलसीसी होता है, वो करीब आप समझ लो 3 मिलियन बैरल, समझ लो ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख टन के करीब लोड कर सकता है। टन्स मतलब 1000 गुना और कर दीजिए इसको। हाँ। तो 3 लाख डेंसिटी को मतलब अगर आप इग्नोर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं। तो उतना वेट उस पर होता है, और उसके बाद उसका इंजन भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, प्रोपल्शन। और जितना तो सर वो, एक बात बताइए, हाँ जब जी। 24 मीटर पानी के अंदर गहरा है, मतलब पानी जहां से जहाज हमको दिख रहा है उसके नीचे 24 Sea मीटर level इटसेल्फ अगर मैं बात करूं तो 75 फीट के आसपास हो गया, 75 से 80 फीट 3.28 का कन्वर्जन होता है। और हाँ 3.28 का कन्वर्जन है। और अगर हम इसको भी अगर बिल्डिंग के तरीके से समझना चाहें तो 14 फीट के आसपास का, 15 का 5 फीट, मतलब 5 स्टोरी मकान जो है वो पानी के अंदर है। जहाज जब आपको बाहर दिख रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल 5 मंजिला मकान पानी के अंदर चल रहा है। बिल्कुल। तो पानी के अंदर जब चल रहे होते हैं सर, तो दिखता तो आप लोगों को केवल आगे का ही है, तो सोनार काम करता है क्या? यस, वी हैव सोनार व्हिच इज फॉर साउंडिंग्स। Okay. क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको डीपेस्ट ड्राफ्ट के हिसाब से एक जहाज का, क्योंकि कम भी होती है ज्यादा भी होती है, अपन तो वो समझने के डीपेस्ट हिसाब से ले। ड्राफ्ट। क्योंकि बहुत से लोगों ने ना टाइटैनिक मूवी भी देखी हुई हाँ है, जी, हाँ तो जी। उससे भी लोगों के दिमाग में परसेप्शन तो है कि जहाज कैसा होता है। हाँ। लेकिन जब पानी के भीतर है तो सोनार क्या पूरे टाइम चलता रहता है? नहीं। एनीवे, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना चाह रहा हूँ। हम लोग ना कुछ दिनों से एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू यूट्यूब से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको बात करने में दिक्कत आती है, क्या आपको स्टेज पर खड़ा होने में दिक्कत आती है, आप अपनी बात ग्रुप में नहीं रख पाते, इंटरव्यूज में अपनी बातें नहीं रख पाते, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटिकेट्स, खाने के क्या हो, पहनने के क्या हो, कहाँ खड़े होना है, कैसे बात करने। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती चली जा रही है, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज खुद ले रहे होते हैं तो हमें ये जानकारी होती है कि बहुत से लोग अपनी बातें जानते हुए भी नहीं रख पा रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको चाहिए कि हम उसमें आपकी कोई मदद करें या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके साथ प्लानिंग साझा करें, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन किया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसे फिल कर दीजिए अपनी जानकारी की, आप कौन से प्रोफेशन में हैं, क्या हैं, किस तरह की चीज़ चाहते हैं। साथ में एक व्हाट्सअप कम्युनिटी का ऑप्शन भी वहीं दिया होगा उसी गूगल फॉर्म के अंदर, उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि भविष्य में अगर हम कोई आपके लिए प्रावधान करते हैं तो आपको वहाँ से जानकारी उपलब्ध हो जाए।
मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे VLCC, हाँ हाँ मैंने बहुत कमांड किए हैं। VLCC जब लोड करते हैं उससे पहले तो हम देखते हैं कि जैसे मैं बैलेस्ट में गया, लेट मी एक्सप्लेन इन अ डिटेल हाँ मैनर। हाँ जब जहाज लोड पोर्ट पे आता है तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए वो उसकी ड्राफ्ट होती है होगी 10, 11, 12 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। स्टेबिलिटी देने के लिए हम उसमें समुद्र का पानी भरते हैं अच्छा टैंक्स में, वो एक अलग टैंक्स होते हैं ठीक है टू ब्रिंग हर डाउन बिकॉज स्टेबल। और एक होता है प्रोपेलर इमर्शन, जो प्रोपेलर पीछे होता है वो भी इमर्स होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमम थ्रस्ट दे पाएगा जहाज को। तो वो प्रोपेलर का कितने मिनिमम लेवल पे इमर्स होता है, वो भी एक IMO बैलेस्ट ड्राफ्ट होती है, वो एक अलग पहलू है, उसमें नहीं जा रहा। तो उसके जितना पानी प्रोपेलर के ऊपर होगा उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा इंजन का प्रोपेलर बोले तो वो जो रोटर चलता है ना, चक्का, जिससे कि वो समझ पानी लीजिए। पीछे छोड़ता है। अगर आपने कभी छोटी बोट्स देखी हो तो पीछे पानी छोड़ के फेंकता है और फिर आगे चलता है। हाँ। तो अब वो पानी में डूबेगा तो ज्यादा पानी काटेगा आसान तरीके से। Exactly. तो बिफोर कमिंग टू द लोड पोर्ट द वेसल इज ऑलवेज इन बैलेस्ट अनलेस शी वाज पार्टली लोडेड। तो मैं खाली जहाज की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं एक पोर्ट पे गया, वहाँ मैंने पूरा कार्गो डिस्चार्ज कर दिया, मेरे को दूसरे पोर्ट में जाना है। तो वाइल हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं कार्गो, साइमल्टेनियसली वी आर टेकिंग वाटर ऑल्सो। ओके, वो बैलेस्ट टैंक डेजिग्नेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं SBT, सेग्रीगेटेड बैलेस्ट टैंक्स। तो एक तरीके से माल उतर रहा है और उसी बीच में पानी भर रहे हैं समुद्र से निकाल के। क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। हाँ जरूरी है, नहीं तो ऊपर वजन ज्यादा हो गया, नीचे हल्का रह गया तो पलटी मार जाएगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं जो शिप स्टेबिलिटी GM लेवल होती है उसकी, ठीक है। तो वो बैलेंस में जाता है। तो अगर एक एग्जांपल, एक जहाज को पकड़े, क्योंकि ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा आपके व्यूअर्स के लिए भी। एक अगर VLCC लेते हैं तो उसकी 10-12 मीटर के करीब ड्राफ्ट होती है, उस पर उसका मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना होता है। वो होती है IMO बैलेस्ट कंडीशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेफ बैलेस्ट कंडीशन, उस पर ही डालना होता है। फिर होते हैं जहाज पे स्ट्रेसेस। अब जैसे आप एक लकड़ी लें और ये जहाज समझ लीजिए, ये पानी के अंदर तो है, लेकिन मैंने फर्ज करो आगे पानी ज्यादा डाल दिया, पीछे कम डाल दिया, तो क्या होगा? फिर आगे से हो जाएगा। नहीं, ऐसे टूटने, द स्टेबिलिटी, द स्ट्रेसेस, दे आर नोन एज बेंडिंग मोमेंट्स। और एक होता है शेयर फोर्सेस। शेयर फोर्सेस होता है जो पानी से मिलता है, यानी आप समझ सकते हैं कि एक चीज को अगर आप पानी में डालते हैं उस पर वाटर प्रेशर एक्सर्ट होता पड़ता है। ठीक बात है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज शेयर फोर्सेस। तो शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट सब ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास कंप्यूटराइज्ड लुडिकेटर्स होते हैं। हमने लिख दिया कि, या कई आजकल क्या हो गया कि ऑनलाइन होता है, जैसे पानी भर रहा है वो लुडिकेटर अपने आप को अपडेट कर रहा है कि भाई इतना हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया, इतना BM हो गया, इतना आपकी ड्राफ्ट हो गई, और इतना आपके परमिसिबल स्ट्रेसेस है, और आप कितना और पानी भर सकते हैं नहीं, टू हैव अ सेफ डिपार्चर बैलेंस कंडीशन। एक गाजी करके मूवी, गाजी अटैक करके मूवी है, अगर मैं सही हूं तो शायद बच्चों ने भी देखी होगी। उसमें क्या है कि पनडुब्बी के बारे में बताते हैं। पनडुब्बी को जब पानी में डुबोते हैं सबमरीन को, देखिए ना। हाँ, तो वो गाजी वाले में वो वाली प्रेशर वाली बात को आप जो बता रहे हैं, क्योंकि जितना गहराई में जाएगा पानी का प्रेशर उसकी सरफेस पर उतना पड़ता है। देखिए ऐसा है कि अंकित जी, अगर आप सबमरीन्स की बात करते हो तो हर एक सबमरीन का एक डेजिग्नेटेड डेप्थ होती है, कि इतने मीटर से नीचे नहीं इतने मीटर से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि उसका जब हल कंस्ट्रक्टेड होता है ना, it is normally tested for that it can withstand so much of water pressure. उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो it may collapse because of the excess of water pressure. तो यही जब जहाज पानी के नीचे मतलब दबा रहे हैं वजन से, तो उस पे भी प्रेशर आता है। प्रेशर आता है। It is designed, the hull is designed and strengthened. hull जो मैं बता रहा हूँ आपकी बेसिक लैंग्वेज में, जो उसकी शेल होती है, उसके अंदर फ्रेमिंग भी होती है, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स फ्रेमिंग, और 50 तरह की फ्रेमिंग होती है, प्लेट फ्लोट्स वगैरह होते हैं टू टफन अप द शिप। तो सर जहाज में जब समुद्र का पानी भरते हैं तो ऐसे में तो उसके अंदर सॉल्ट वाटर है ये। हाँ जी। तो सॉल्ट वाटर से इरोड भी होती होगी जहाज की बॉडी। उसमें क्या होता है, कोटिंग होती है वैसे। ओके, कोटिंग होती है, वो एपॉक्सी कोटिंग, एक स्पेशलाइज्ड मरीन पेंट आता है, उससे उसकी कोटिंग होती है, जब जहाज नुकसान ना करे वो, मतलब वो उसको करोड़ नहीं करता, और उसकी लाइफ होती है 10 साल, 8 साल, 10 साल, डिपेंड्स। और फिर कोटिंग को बदलते लेकिन रहते हैं। आपको एक बात जान के थोड़ी ज्यादा हैरत होगी, जो हिस्सा पानी में डूबा होता है उसमें करोजन कम होती है। जो हिस्सा पानी और हवा में होता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन,
कोरोजन जो है ना, उसके लिए पानी के साथ ऑक्सीजन का होना जरूरी बिल्कुल। होता है। हाँ, तो जो डूबा हुआ है उसमें ये नहीं कह रहा कि करोजन नहीं हाँ, होती है बिकॉज ऑफ अब्रेजन। जब जहाज चलता है ना तो उसका ऐसे है वी वो। शेप बाव होती है, एक बल्बस बाव होती है, एक फाइन बाव होती है। तो जब चलता है वो अब्रेशन करता है पेंट को, तो वहां भी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा करोजन वहां होती है जब आपके ड्राफ्ट मार्क्स के पास, जो मैंने ड्राफ्ट बताई, 24 मीटर या 12 मीटर उसके आसपास या उसके बीच में ज्यादा करोजन होती है, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं वहां पे। और वो Fe आयरन उस पर ज्यादा करोजन करता है और पेंट ज्यादा खराब रप्चर वहीं पे होता है। ठीक है। तो एज ए कैप्टन, अच्छा अब ये थोड़ा सा हायरार्की बताइए कि जहाज जब चलाते हैं तो जहाज में कौन से ऐसे मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जो हायरार्की में, जैसे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में बोलूं तो कहा जाता है पुलिस एंड प्रशासन, ये दो मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट को रन कर रहे होते हैं। तो पुलिस के अंदर पुलिस के एसपी हैं, अगर जिले की हम बात कर रहे हैं, यूपी की भाषा में एसएसपी हैं, और दूसरी तरफ जिलाधीश महोदय कलेक्टर हैं। तो जहाज पर कौन ऐसे दो बड़े नाम होते हैं कि ये जहाज का डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है? देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंट का होता है मैं आपको सेग्रीगेट करके बता देता हूँ। मेनली 3 डिपार्टमेंट होते हैं। ओके। एक होता है डेक, ओके। एक होता है इंजन, और एक होता है केटरिंग। अच्छा। डेक होता है जिसका कप्तान से हायरार्की होती है, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और एडिशनल थर्ड ऑफिसर सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये सब इनका काम होता है नेविगेशन, मतलब जैसे जैसे जो फर्स्ट वॉच स्टार्ट होती है मिडनाइट वॉच 12 से 4 की होती है रात की। वहाँ पे सेकंड मेट नेविगेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। 4 से 8 होती है चीफ ऑफिसर की जॉब और 8 से 12 होती है थर्ड ऑफिसर की जॉब। वो इस हिसाब से ही किया है कि जो सेकंड मेट की जॉब होती है, सेकंड ऑफिसर की जॉब होती है, उसको एक डॉग वॉच भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि बंदे को नींद वहाँ ज़्यादा आती है। तो इसको डॉग वॉच के नाम से किया जाता है। एक पुराने टाइम पे क्या था कि ग्रीक्स जो थे जब वो रखते थे तो वो सेकंड ऑफिसर अपने साथ कुत्ता रखता था ब्रिज पे। वो इसलिए कि वो कोई लाइट देखता था ना तो वो भौंकता था, नींद तो सेकंड ऑफिसर उठ जाता था, अच्छा जहाज है रडार पे भाई, टेक अ सेफ एक्शन। अब ये मैं पहले एक डिपार्टमेंट का खत्म कर लूं। जो कप्तान होता है ही इज ओवरऑल इन चार्ज, ओवरऑल फॉर एवरीथिंग, होल शिप इज अंडर हिज कमांड। ओके। अब माई सेल्फ बीइंग कैप्टन, ओके, मेरे पास चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर सब हैं, इनकी वॉच डेलिनिएटेड है। मैं इनको जहाज ऐसे नहीं दूंगा when until such time the vessel is in open waters, not in critical waters. Any port arrival, departure, traversing through critical waters or critical passage like Singapore Straits होगी, John de Fuca, Canada में होगी, इस तरह की 50 होती हैं। There I come and take on, I take charge. The second mate, third mate, whosoever जिसकी watch होती है, they just support me as a bridge team management. दूसरा होती है, अब डेक में ये एक हो गया, और अभी मैंने डेक के ऑफिसर्स की बात की है। फिर होता है क्रू। क्रू में सबसे ऊपर होता है जो क्रू का हेड होता है, उसको बोलते हैं बोसन। उसके नीचे होते हैं एबी मींस हेल्प्समैन, क्योंकि तो ये क्रू और पायलट, तो पायलट वहां पे जहां पे चलाने वाला सी, पायलट नहीं, मैंने कहा कैप्टन वो जो ड्राइव कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। क्रू जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, जहाज का क्या होता है कि जब आप क्रिटिकल पैसेज में होते हैं ना, मतलब रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स में, तो आपको उसको जो स्टीयरिंग आप कहते हैं ना, आपने देखा होगा, उसको हैंड में लेना होता है। ओके। क्योंकि उससे हेल्म थोड़ा सा भी इधर हेल्म, क्योंकि जहाज का क्या होता है कि ये जैसे जहाज है प्रोपेलर, उसके ऊपर रडर होता है। वो रडर डायरेक्शन देने के लिए, प्रोपेलर तो ऐसे घूमता रहेगा, आपको लेफ्ट जाना है, राइट, हम इसको पोर्ट बोलते हैं, इसको स्टारबोर्ड बोलते हैं। तो वो हेल्म ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो तो उसको हैंड स्टीयरिंग एक होती है, उसमें लेना होता है। लेकिन ओपन ओशन में उसको हम ऑटो पायलट पे डालते हैं। तो जहां तक डेक की बात आती है, बोसन आता है, उसके नीचे आपके 3 एबी होती हैं जो कि सेफ मैनिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। 3 मिनिमम होते हैं, 4 भी हो सकते हैं सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट। उसके नीचे होते हैं ओएस इज द लोएस्ट रैंक ऑफ द डेक साइड फ्रॉम द क्रू पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद आता है, उसके बाद आपके कैडेट्स भी होते हैं, कैडेट्स अंडर ट्रेनिंग, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स अंडर ट्रेनिंग। उसके बाद आपका आता है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट में हायरार्की के हिसाब से सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर, उसके नीचे होता है सेकंड इंजीनियर, उसके नीचे होता है थर्ड इंजीनियर, उसके नीचे होता है फोर्थ इंजीनियर, और कई जहाज़ों पे फिफ्थ इंजीनियर भी होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको डेक का बताया, कप्तान से लेकर थर्ड ऑफिसर, दे ऑल लाइसेंस्ड ऑफिसर्स। मतलब हमारी जो एग्जाम्स होते हैं, हमको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। मतलब इट्स क्वाइट अ ग्रिलिंग थिंग। देखिए, हमारे उसमें कहावत है कि द कॉल ऑफ सी इज अ वाइल्ड कॉल,
in which all the sailors fall. वो बात ठीक है, लेकिन एक फैसिनेशन भी होता है यंगस्टर्स के बारे में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लाइफ आउट एट सी इज नो बेड ऑफ रोजेस, इट्स बेड ऑफ थॉर्न्स। It has happened many a times in my life that I've been through storms so many places and I had to just pick up the call and give a final call to my wife saying, okay, darling, maybe this is my last call. It has happened quite a few times. Because आप समुंदर में जब फंस जाते हो तो आपको मनूवर एवेसिव लेने होते हैं, लेकिन डिपेंड्स जहाज कितना पुराना है, जहाज आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा, वो भी मैटर करता है। तो सर जहाज जब चल रहा है और अचानक कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है, तो उस समय पर कुछ दिखता तो है ही नहीं और सारे सिस्टम भी हैंग हो जाते होंगे। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, एक बार मैं वाकया बताता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ ही सेल कर रहा था। वी डिपार्टेड फ्रॉम एडलेड, ऑस्ट्रेलिया। आई वाज बाउंड टुवर्ड्स सिंगापुर। वो करीब 12 से 15 दिन की वॉयज है और बीच में वॉयज मतलब ये यात्रा को वॉयज बोलते हैं हम। वो लॉम्बोक स्ट्रेट बाली के बीच में थी, वहाँ जब पहले बात की थी निकल। अच्छा, बीच में मैं ऐड करना चाहूंगा सर, किस स्पीड पे चलता है जहाज? देखिए, नॉर्मल स्पीड जो होती है ये ट्रेड पैटर्न के हिसाब से होती है। जो एक टैंकर होता है उसकी नॉर्मल स्पीड होती है अराउंड एनीथिंग बिटवीन 12 से 16 नॉट, दैट इज नॉर्मल सी स्पीड। अगर इसको उसमें कैलकुलेट करें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852। और अगर मैं 15 कहता हूं तो आप मोटा मोटी 29-30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। जो कंटेनर होता है उसकी स्पीड होती है बिकॉज उसका ट्रेडिंग पैटर्न ऐसा होता है। जी। देखिए, अगर हम लोड करते हैं ऑयल 3.5 लाख टन या जितना भी है लोड करते हैं, हमारा ऑयल बल्क में जा रहा है। तो हमारे को पता है ये बल्क में इतना तेल पहुंचाना है। लेकिन कंटेनर शिप्स आल्सो नोन एज लाइनर शिप्स, उनका जो शेड्यूल होता है वो होता है कि आज जैसे 15 तारीख है यहाँ से निकले और 20 तारीख तक सिंगापुर पहुंचना और इतने बजे उनका शेड्यूल होता है। अच्छा। तो उनकी स्पीड होती है अराउंड 25 से 30 नॉट। तो आप समझ लो अराउंड 40-45 किलोमीटर या 50 के आसपास, ठीक बात है, प्रति घंटा। और इसी हिसाब से जैसे नेवल शिप्स होते हैं उनकी 40 नॉट्स तक होती है बिकॉज दे आर इन वॉर जोन। उनको जरूरत ज्यादा होती है। उनके गैस टर्बाइन इंजन होते हैं, हमारे मरीन डीजल इंजन होते हैं। तो काफी वेरिएबल्स हैं, जरूरत अलग अलग है, मतलब जरूरत के हिसाब से ट्रेडिंग पैटर्न, जरूरत और किस पर्पस के लिए जहाज को बनाया वो सब उस पर निर्भर करता है। आपका दूसरा क्या? तो तूफान आ गया। हाँ, तो आप बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया से आप निकले। हाँ। मैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग निकले और एडलेड से, और एक आई वाज बाउंड टुवर्ड्स सिंगापुर। ऑस्ट्रेलियन बाइट एक आती है बीच में और वहाँ पे अचानक द वेदर बिकेम रफ, और उस एरिया में बहुत रफ होता है बिकॉज इट्स सदर्न पार्ट। नॉर्मल जहाज की स्पीड होती है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, दक्षिण में, बिल्कुल अंटार्कटिका वाली साइड में। नहीं अंटार्कटिका तो दूर है, ये आपका न्यूजीलैंड वाला एक बास स्ट्रेट आती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट आती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बाइट आती है। वी वर बाउंड फ्रॉम एडलेड ड्यू वेस्ट एंड देन वी हैड टू गो नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स सिंगापुर। ठीक है सर, वो पाथ की जगह पैसिफिक ओशन पाथ क्यों नहीं लिया? मतलब ये नहीं, वो रूट ही ऐसा है। रूट ही ऐसा होता है। ठीक है। वो ऐसा है कि देखो, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट के हिसाब से है। वो रूट हम चूज करते हैं कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, एंड फ्यूल इकोनॉमिकल। ठीक है। तो मेरी ये स्थिति हो गई थी कि आई वाज डूइंग 12-13 नॉट समथिंग एंड द वेदर बिकेम हॉरेंडसली एडवर्स, और मेरे जहाज की फुल स्पीड पे इंजन स्पीड आ गई थी 3-4 नॉट। यानी इतना तेज। और जहाज जब जाता है तो ऐसे डुबकी जाती है, ऐसे अंदर और फिर बाहर, मतलब पूरा पानी ऊपर आता है। मतलब you are submerged into the sea and then you come up, but then there's nothing much to worry because every vessel is designed in such a manner that she has sufficient amount of buoyancy, which we call reserve buoyancy, even laden stages also. वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो हम जानते हैं, तो उसमें नहीं होती। हाँ, ये होती है कि एज ऑफ द वेसल कितनी है। अगर बहुत पुराना है, जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी हो गई यार, उसकी सर्विस का टाइम आ गया, तो उसी हिसाब से हमारा होता है हर 2.5 साल में एक सर्वे होता है, और उसके बाद होती है ड्राई डॉकिंग। ड्राई डॉकिंग क्या होती है? उसमें क्या होता है, जहाज को डॉक में ले जाते हैं और उसको ड्राई उस पर चढ़ा देते हैं, फिर उसका पूरा रिपेयर, जो समझ लो आप गराज में ले जाते हैं, तो उसका सारा रिपेयर वर्क सब कुछ उससे होता है।
तो आप जब इस तरह से तूफान से पार होते हैं, हाँ जी। उस समय पर जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं कि जहाज बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, बोट्स भी ऊपर नीचे होती नहीं, हैं। यहाँ हिंदी मूवीज में मैंने पता क्या देखा, वो जहाज एंकर पे, उसकी एंकर चेन में देख रहा हूँ और वो ऐसे ऐसे कह रहे चल रहा है, वो टेक्निकली वो एक अलग चीज़ है, बट यस। ठीक है, तो कैप्टन इस समय पर जिस समय ऐसी हालत आती है, वाकई में उसको भी डर लगता है कि ये डर नहीं, देन यू आर ऑन द ब्रिज, यू आर टेकिंग अ कॉन, यू हैव ब्रिज बोले तो वो कॉकपिट है वो। हाँ, कॉकपिट ब्रिज बोलते हैं, तो यू आर देयर मेनी टाइम्स, यू हैव टू यू नो होव ऑन के अगर क्या होता है कि अगर मैं ऐसे करके जा रहा हूँ, फर्ज करिए आगे से तूफान आ रहा है, तूफान या स्वेल बोलते हैं उसको हम। अब कई बार क्या होता है कि तूफान आपसे 1000 नॉटिकल माइल दूर है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको अभी भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द स्वेल, क्योंकि जो सी वाटर में डिस्टर्बेंस होती है वो एक वो आता है जो आपका बन जाता है, चक्रवात जो भी कहते हैं वो आता है, तो उसकी डिस्टर्बेंस हजारों मील दूर होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास सी काम है, वो उसको हम सी स्टेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोफोर्ट सी स्केल। वो हम समुंदर देख के बता सकते हैं कि अभी विंड फोर्स कितनी है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। तो क्या है कि जैसे मैं अब ऐसे जा रहा हूँ और मेरे को पता लग रहा है कि मैं आगे हेडवे नहीं ले जा रहा, देन हमारे पास हम क्या करते हैं, क्रॉस ट्रैकिंग, ऐसे करके ऐसे जाते हैं, ऐसे करके ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे करके, इट्स नोन एज क्रॉस ट्रैकिंग। सो एटलीस्ट वी आर हेडिंग इनटू द जनरल डायरेक्शन। और अगर ऐसा होता है कि जो मतलब दूसरी चीज ये है कि वी हैव ऑल द सैटेलाइट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, जहां ऑन मैप वी नो एंड वी कैन सिमुलेट द स्टॉर्म कि ये कहाँ आ रहा है, कहाँ जाएगा। तो हम अपना जब पैसेज प्लानिंग करते हैं, तो उसको उसी हिसाब से राउट करते हैं। और एक सैटेलाइट सर्विसेज भी होती हैं, वेदर रूटिंग एंड ऑल दैट। इफ यू आर इन ट्रबल, यू जस्ट कॉल देम अप सेइंग ओके लोकेट मी, आई एम यू नो आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एरिया। ठीक है, हम वापस आते हैं चीफ इंजीनियर वाली चीज पे। तो चीफ इंजीनियर के नीचे इंजीनियर, ये लोग इंजन चलाते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये भी क्वालिफाइड लाइसेंस ऑफिसर्स होते हैं। ओके। और जो क्रू होता है सर, अच्छा एक आपने बताया था भोजन का ख्याल रखने वाले, वो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमसे सबसे ज्यादा अच्छा वो क्या है सर, वो बताइए। मैं बताता हूँ। जैसे मैंने डेक साइड बताई, लाइसेंस नेविगेशनल ऑफिसर सबसे ऊपर कप्तान होता है, उसके पास कप्तान का लाइसेंस होना चाहिए एक्सेट्रा, उसी हिसाब से, उसी हिसाब से होता है आपका इंजन साइड का। ठीक है, जब मैंने क्रू की बात की तो आजकल क्रू को भी एक लाइसेंस मिलता है जिसको बोलते हैं वॉच कीपिंग लाइसेंस। ठीक है, और यू नो टू एंड प्लस दूसरी चीज ये होती है कि एक होता है STCW, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, ये बेसिक कोर्सेज होते हैं, जैसे सर्वाइवल एट सी हो गया, फायर फाइटिंग। तो अगर आप देखो, हम जो मैरिनर्स होते हैं, मैं जब एज ए कप्तान होता हूँ, मैं एक फायर फाइटर भी हूँ, मैं एक मेडिकल का भी कर सकता हूँ, बिकॉज वी आर ट्रेन फॉर इट। क्योंकि समुद्र के बीच में अगर किसी को कुछ हो गया, सो आई शुड बी एबल टू गिव द बेसिक थिंग। उसके लिए एक मेडिकेयर कोर्स होता है, वो कप्तान के लिए होता है। इसी हिसाब से डाउन द रंग फर्स्ट एड कोर्सेज बाकियों के होते हैं। तो एक जो मैरिनर होता है उसको काफी ट्रेनिंग कोर्सेज के थ्रू गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसको लाइसेंस मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और जहां तक आप कप्तान की बात करते हैं, तो कप्तान एक ट्रैवल एजेंट है, कप्तान एक विक्शरिंग का सब देखता है, कप्तान क्रू को देखता है, कप्तान क्रू के लाइसेंस को देखता है, जहाज को देखता है, फ्रॉम दैट, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर जहाज पे खाना कम है तो क्यों है वो कप्तान पे आता है। हालांकि चीफ कुक वगैरह जो होते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे मिसकैलकुलेशन हो गई है। ये क्रू बिल्कुल जैसे फ्लाइट्स में क्रू होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है क्रू, या फिर देखिए ट्रेनिंग के हिसाब से, देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, जैसे एक हमारा इंटरेक्शन होता है एयरलाइन पायलट्स के साथ, ठीक है, तो मेरा काफ़ी एक CRM का कोर्स होता है, इसमें हम इंटरेक्ट करते हैं अपने काउंटर पार्ट से। तो जब हम बैठे थे एक बार किसी कोर्सेज में, तो वो कमांडर ऑफ द एयरक्राफ्ट से, कैप्टन यू नो वी डू दिस यू नो, तो आई सेड कैप्टन टेल मी, ही वाज अ जर्मन गाय, कि भैया हम तो आपसे ज़्यादा एफिशिएंट है, बताना चाह रहे थे। मैंने कहा एक बात सुनो कैप्टन साहब, टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी आवर्स इज द लॉन्गेस्ट फ्लाइट यू डू? He says, oh, well, I do, man, 11 to 12 hours. So I said, you know how much do I do? 4 months, that's my contract. And 24/7, 4 months, I'm on. You understand? There's a big difference. वो जो हवाई जहाज का कप्तान है, वो 12 घंटे की फ्लाइट या 18 घंटे, डिपेंड्स कहाँ से क्या, उसके बाद वो जाता है, लॉग बुक साइन करता है, होटल में जाके सो जाता है।
हम लोग नहीं सोते, ऐसे सोते हैं मतलब कि आंख खोल के सोनी पड़ती है। क्योंकि कॉल जहाज को एक झटका लगता है तो उछल जाते हैं कि यार क्या हुआ। सो यू अंडरस्टैंड 4 months टेन्योर 24/7। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सोते नहीं है, लेकिन जो नींद हम घर में आके सोते हैं ना, वो नींद हम जहाज पे नहीं सो सकते। ये बात है। समझ गया सर। जैसे ये बात बिल्कुल आपने सही कही। कभी डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है, हाँ जी। तो कई रातें ऐसी होती होंगी जब नींद नहीं ले पाते होंगे। अब डिस्ट्रेस से क्या मतलब? डिस्ट्रेस कॉल मेरे को आई या नहीं, सी में। नहीं, यहाँ थोड़ा हाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए डिस्ट्रेस, हाँ कहते हैं जहाज, इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, शिप इज द बेस्ट रेस्क्यू यू मे हैव। अगर जहाज डूब रहा है, आपने असेस कर लिया कि यार अब देयर इज नो चांस, देन वी मतलब इट्स बाय द वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द कैप्टन मास्टर कि ओके, फर्स्ट यू मे हैव टू साउंड मेडे 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 थ्राइस एंड यू नो activate all the satellite distress system and all that, and then simultaneously you have to muster, you have to tell the cooks in जो live boats होती हैं, you know, evacuate करने के लिए। when you give a call by word of mouth that okay, now it's a live boat station, there is no other alternative। कई बार जहाज पे आग भी लग जाती है, इंजन रूम फायर, जनरेटर फट जाता है, बॉयलर फट जाता है, ये और सब जब तेल ले जाता हुआ कोई जहाज हो और उसमें आग लग जाए। हाँ, तो क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कहाँ पे आग लगी। हाँ। अगर तो कार्गो एरिया में आग लग गई, हाँ। अब वो उसका एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल ये हो सकता है जैसे अब मिसाइल का हमने देखा एमटी सेटअप, लेकिन उन्होंने वो बात थोड़ी स्मार्ट की। वो अगर कार्गो स्पेसेस में मार देते तो जहाज पे आग लगती, लेकिन हो सकता है ये 3 बंदे हो सकता है बच जाते। उन्होंने क्यों मारा इंजन रूम में? बिकॉज दे वांटेड टू incapacitate the ship by jamming their propulsion। जो propulsion है वो इंजन रूम से आती है मेन। आप इंजन रूम में उड़ा देंगे मशीनरीज को तो propulsion तो खत्म हो गई, तो जहाज तो आगे जा नहीं रहा। अब वो उनको पता होगा नहीं पता होगा इंजन रूम में 3-4 बंदे हैं उस वक्त। तो अगर कार्गो स्पेसेस, डिपेंड करता है आग आपकी कहाँ लगी है या आपका एक्सप्लोजन कहाँ हुआ है। आपको एक और चीज बताता हूँ, हैरत बात ये होती है कि एक टैंकर की मैं बात जो कर रहा हूं, जब लेडन टैंकर होता है तो उस पर आग लगती है, एक्सप्लोजन के चांसेस भी होते हैं लेकिन कम होते हैं क्योंकि द वेसल इज अब्लेस, क्योंकि तेल है वो जब तक खत्म नहीं होगा इट विल बी अब्लेस। लेकिन एक टैंकर जो बैलेस्ट पैसेज में है, जिसने पहले तेल का कार्गो ऑफ कोर्स कैरी किया, और उसमें क्या होता है हम डालते हैं इनर्ट गैस। इफ यू नो अ फायर ट्रायंगल क्या होता है? आपका सोर्स, हीट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनमें से अगर आप एक निकाल देते हो तो आप आग नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। जबकि एक खाली जो टैंकर होता है, उसमें क्या होता है कि गैस होती है। अब आप सोचिए एक गैस चेंबर है, इसमें आपको एक माचिस की तीली दिखानी है, बुम, तो उसको स्मदर करने के लिए हमको इनर्ट गैस डालनी होती है। तो ये काफी टेक्निकल है, मतलब ऑयल का और इनका एलएनजी का जो सप्लाई होता है, ये एलएनजी इज मोर डेंजरस ऑफ कोर्स। ओके, बहुत कंप्रेस्ड करके उस गैस को लेकर जाते हैं। रीफर यूनिट्स होते हैं उसमें, कंप्रेस कूलिंग। एक जब वोयाज पे होता है जहाज, तो उसमें कितने दिन का भोजन होता है, मतलब इन जनरल? अब मैं वो तीसरे डिपार्टमेंट पे आ रहा था, उसमें केटरिंग में क्या होता है, एक आपका चीफ कुक होता है who is also licensed from the catering। Okay। So now there is an affiliation for, मैं कुक्स की बात कर रहा हूँ, वो या तो केटरिंग कॉलेज डिप्लोमा उसने किया होगा, आपका IHMCT एंड जो केटरिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ से डिप्लोमा इज मस्ट नाउअडेज, ठीक है। एंड ही, और अब क्या है कि क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कल्चर के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ लेडीज हु आर आल्सो, मींस वुमेन आल्सो कमिंग इनटू सी। And they are doing. In fact, I've interviewed on my channel the first lady captain of India who was felicitated by our ex president साहब कोविंद साहब। तो अब लेडीज भी बहुत आ रही हैं। तो ये जो आपके कुक होते हैं, इनको बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे आपका केटरिंग का कोर्सेज कुछ होना चाहिए, डिग्री या जो भी होता है। उसके बाद दे ऑल्सो हैव टू डू ऑल दीज मैंडेटरी कोर्सेज जो मैंने बताया कि SCCW के, फायर फाइटिंग, सर्वाइवल एट सी, एटसेट्रा सारे करने होते हैं।
उसके बाद आपके आते हैं मेसमैन, विच वी कॉल स्टूवर्ड्स और मेसमैन। तो जो कुक होता है दे फैसिलिटेट हिम कुकिंग के टाइम पे भी एंड ऑल दैट सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ क्रू। एक नॉर्मल जहाज पे 24, 25, 26 से समझ लो 24 से 30 के बीच का क्रू होता है अप्रोक्सीमेटली, सब्जेक्ट टू ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट पैटर्न एंड फ्लैग स्टेट का एक होता है सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो हमेशा मैच होनी चाहिए एज फार एज सेफ मैनिंग डॉक्यूमेंट इज कंसर्न। अब जहां तक आपका प्रोविजंस की बात आती है तो प्रोविजन का कुक को पता होता है कि भाई मेरे पास 24 लोग को मेरे को फीड करना है इंक्लूडिंग मी, मैं चीफ कुक की बात कर रहा हूँ, तो उसको पता होता है कि मैं अगर ये मेन्यू बना रहा हूँ वो मेन्यू का अप्रूवल उसको कप्तान से लेना पड़ता है। हर मॉर्निंग में ही कम्स एंड रिपोर्ट्स और वीकली मेन्यू हैज टू बी साइटेड बाय द मास्टर बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मास्टर कैप्टन कि भैया आई शुड बी एबल टू फीड माई क्रू वेल। सो ही मॉनिटर्स एवरीथिंग, इवन इंजन रूम में चीफ इंजीनियर बॉस है लेकिन फिर भी कप्तान मॉनिटर करता है उसको। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाज की कप्तान की होती है। अब वो जो फूड ऑर्डर करता है उसको पता होता है कि भाई कितना कंजम्पशन है, उसके हिसाब से वो ऑर्डर करता है इनटू नंबर ऑफ डेज वॉयज। जैसे लॉन्गेस्ट वॉयज मैंने की थी पहले भी जैसे बता रहा था 44 डेज की कुछ की थी फ्रॉम ब्राजील टू जापान। इट वाज अ ओवर कैरियर कमिंग डाउन द केप, मतलब केप टाउन से, एंड वो जहाज की ड्राफ्ट कुछ ओवर कैरियर तो 25 मीटर कुछ थी। शी कुड नॉट पास थ्रू सिंगापुर स्ट्रेट्स बिकॉज वहां इतनी डेप्थ नहीं है पानी। सो आई टू गो डाउन साउथ ऑफ एक जगह है इंडोनेशिया में तेलुक समांका, उससे होते हुए लॉम्बोक स्ट्रेट से होते हुए फिर साउथ चाइना से होते हुए फिर येलो सी, फिर जापान सी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो 44 दिन की वॉयज थी नॉन स्टॉप, और जहाज चलता है दिन रात नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं कि हम इंजन रोक देते हैं कहते भैया आप जहाज थोड़ा रेस्ट कर लो, ऐसा नहीं, नॉन स्टॉप 24 आवर्स एंड इट्स ऑल ऑटोमेटेड। एक होती है यूएमएस क्लास, अनमैन्ड शिप क्लास। मतलब अनमैन्ड शिप मतलब कि जैसे इंजन में मैंने आपको हायरार्की के हिसाब से बताया ऐसे ऐसे होता है, उसमें यूएमएस क्लास होती है, उसमें चीफ इंजीनियर सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं ये, बट दे वर्क डे लाइट आवर्स, 8 बजे से 8:30 से लेके शाम को 6, 7, 8 बजे तक, और उसके बाद दे नॉक ऑफ, देन वन ड्यूटी इंजीनियर इज असाइन एंड द इंजन रूम इज पुट ऑन ऑटो। अगर कुछ होता है तो उसके कैबिन में अलार्म आता है, ये एक अलग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वर्क रेस्ट आवर्स की, वर्क रेस्ट आवर्स हैव टू बी मेंटेन, जो कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, if the ship is on a longer passage, work rest hours are maintained, but if the ship is on a shorter passage, work rest hours are not maintained, they are flogged. And I'm telling you what, there may be a lot of people on my fraternity may criticize जो कंपनी के होंगे, हो सकता है कि मेरे को फोन है, लेकिन मैं जो सही है दुरुस्त है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में जब आप इस तरह के वोयाज पे होते हैं, बहुत सारी ऐसी इश्यूज भी होते होंगे जो कि लोगों को अपने परिवार से मिलने का मन करेगा, किसी की तबीयत बिगड़ जाएगी, और इतने लंबे रास्ते में आप हैं, बाई चांस कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसमें किसी की कैजुअल्टी ही हो जाए, डेथ कैजुअल्टी, अगर आप किसी की इस तरह की घटना हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाता है जहाज पे? अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि मिलना मिलाना तो नहीं हो सकता जहाज पे। हाँ, अनलेस जैसे इंडियन पोर्ट पे इंडियन क्रू है, बॉम्बे आता है, तो मास्टर ऑन द लेट्स से फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू tries to obtain the permission through the local authorities के ठीक है मिलने आने दो। अब वो कस्टम इमिग्रेशन पे वो आने दे नहीं आने दे, वो एक अलग बात है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कनेक्टिविटी। आज की डेट में ईच एंड एवरी शिप, आई थिंक ऑलमोस्ट 99% ऑफ द शिप्स हैव द सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम। ओके, जो हम इंटरनेट यहाँ यूज़ करते हैं हमारा सैटेलाइट इंटरनेट होता है, और उसी तरह से चल पाता है। हाँ, वो व्हाट्सएप आप सब कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कोई कैजुअल्टी उन लोगों के परिवार में हो जाए, तो वो लोग कैसे पहुंच पाएंगे? वो ये होता है कि देखिए, अगर उनके परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाए, तो अगर मेरे पास ऐसा आता है, जो कि आए भी हैं काफ़ी मुद्दे इस तरह के, तो एक बात तो है कि उससे पता लग जाता है उसकी माताजी या पिताजी या भाई बहन जो जिसको ज़रूरत है, तकलीफ है, वो किसी के साथ तो है ना। ये होता है कि नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल I initiate, okay, this guy should be relieved on the compassionate grounds, etc. वो कुछ ईमेल होती है कंपनी को। तो हेलीकॉप्टर से सर उठाया नहीं, वो एक अलग पहलू, इसीलिए मैंने कहा अब किसी को नहीं, उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं आता, ये नहीं होता। वो होता है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। हाँ। अब फर्ज करिए कि जहाज पे किसी को बहुत बड़ी चोट लग गई, जो कि लगती भी है कई बार,
जैसे मैंने आपको बता रहा था आजकल जो अभी न्यूज़ में चल रहा है सेकंड मेल बेचारा, आई फुली एग्री दैट बिकॉज आफ्टर गेटिंग टू नो द फैक्ट्स ये कप्तान की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। वो बेचारा सेकंड में जब मर रहा था, व्हाई ही वाज नॉट इमीडिएटली इवैक्यूएटेड बाय द सैटेलाइट, सो आई डेफिनेटली आई एम नॉट विद दिस कैप्टन। उसका बहुत ही गलत डिसीजन था। अब क्या होता है कि देखिए ऐसा होता है कि हमारी इसमें, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, जो यंग मास्टर्स है ना, अब मैं तो बुढ़ा हो गया 63 साल का, तो उनमें ये होता है कि जॉब सिक्योरिटी, लेकिन मैंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी एंड विद बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव ऑलवेज वर्क फॉर द राइचस कॉज। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं जब से कप्तान बना था मेरे जेब में मेरा इस्तीफा रहता था। मेरा ये सोचना होता था कि मेरा क्रू अगर मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरी ऑब्लिगेशन है, हाँ उनको पूरा स्ट्रिक्ट रखना, उनको लाइन पे रखना, वो मेरा काम है, लेकिन उनकी कोई प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली। ठीक है, मैं 4 महीने सेल करता हूं, वो क्रू 6 से 9 महीने सेल करता है, तो उनकी जो जरूरत होती है वो मेरी जरूरत बढ़ जाती है। तो इट्स लाइक अ फादर एंड सन, उस तरह का रिलेशन, जहां पता है कि गलती करो तो बाप मरेगा। हेलीकॉप्टर आता है, अब अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए आई डोंट हैव लेजिटिमेट लीगल ग्राउंड्स टू कॉल फॉर अ हेलीकॉप्टर फॉर पैरामेडिक इवैक्यूएशन, बट यस इफ ही इज इंजर्ड I have authority and by the law, exercising my master's overriding authority, I can take the ship to the next port, closest port of refuge, and try to initiate the helicopter rescue. जो कि किया है, 5-6 बार किया है मैंने। उसपे कॉस्ट होती है, बट देन दैट इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। क्योंकि जो चार्टर है, चार्टर होता है जिसने कार्गो स्टैक किया। आपको एक चीज सुन के थोड़ा हैरत हो जाएगी, जहाज की जो कॉस्ट होती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, लेकिन कार्गो की कॉस्ट उससे 4-5 गुना ज्यादा होती है। तो आप समझ लो, एक सिंपल एग्जांपल में एक ट्रक है, उसकी कॉस्ट कितना, 1-2 करोड़ होगी, मैं नहीं 20-50 लाख रुपए की, 50 लाख, लेकिन उसमें जो सामान है वो 50 करोड़ का है, तो क्या होगा? अब अगर ट्रक खराब हो जाता है और वो जिसने लोड किया है ट्रक पे सामान, जिसका सामान है, वो जो ट्रक के ओनर है उसको गाली देता है, कहेगा ठीक है यार मेरा तो खराब हो गया, तू बता, तो देन ही विल पूल इन। तो ये एक इंश्योरेंस का मुद्दा होता है, वो मैं अगर जाऊंगा तो उसके लिए अलग सेशन करना पड़ेगा, उसके लिए जनरल एवरेज वगैरह। ओशियन करंट्स जब चलती हैं, हाँ जी, तो जहाज को चलने में फायदा होता है। सब्जेक्टिव डिपेंड करता है, आपको वो सपोर्ट आपको पीछे धक्का दे रही है, आगे से आ रही है। तो रूट्स जब आप सेलेक्ट करते हैं, हाँ, तो करंट्स को ध्यान में रख के करते हैं, हाँ, ओशन रूटिंग के हिसाब से जाते हैं हम, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त आपको फेवरेबल मिलेगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो करंट्स होती हैं वो कुछ पार्ट ऑफ ओशन में स्ट्रांग होती हैं, और ज्यादा स्ट्रांग करंट्स होती हैं इंटरनल कोस्टल वाटर्स में। वो एक हाइड्रोडायनामिकल एस्पेक्ट है, मैंने कुछ किताब भी लिखी है उसके बारे में, एंड आई ट्रेन मैरिनर्स ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, जब कोई जहाज किसी दूसरे देश में जाता है, हाँ जी, तो उस जगह का वीजा होता है क्या आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा है कि हमारे पास जैसे आप पासपोर्ट होता है वो तो होता है हमारे ठीक पास, है, एक होता है CDC, ओके, कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर, हाँ वो एक अलग बात है, मैं फ्लाई करके जहाज ज्वाइन करने जा रहा हूं तो मेरे पास वीजा होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर माई शिप इज कॉलिंग एनी पोर्ट और आई डोंट नीड अ वीजा, आई नीड CDC which is given to each and every mariner all around the world, continuous discharge certificate, वो एक mariner की पहचान होती है, तो वो जरूरी है। और एक सीमेंस आइडेंटिफिकेशन भी होता है, वो भी आप कार्ड जरूरी हो गया। ये 2-3 चीजें मैंडेटरी हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस देश में आप उतरते हैं उस देश के अंदर घूम के भी आ सकते हैं, मतलब 1 दिन का हॉल्ट है, 2 दिन का हॉल्ट है? डिपेंड्स, यस। उसमें क्या होता है कि आजकल वी हैव एक्चुअली अ कोड नेम ISPS, इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी एंड पोर्ट सिक्योरिटी कोड करके है, 2006 में आया था। उसमें क्या है कि आपको इस बात को सुन के हैरत होगा कि बॉम्बे जैसे पोर्ट में वी कॉल मार्सेक लेवल इट मीन्स मैरीटाइम सिक्योरिटी लेवल। मार्सेक लेवल 2 या 3 होती है। वहाँ कहीं हम लोग ही खुद अपने बॉम्बे पोर्ट में किनारे नहीं जा सकते,
would subject to security restrictions. ओके But yes, under normal circumstances, you can. जैसे मैं बिन कासिम भी गया हूँ पाकिस्तान पोर्ट पे, वहाँ तो हम इंडियंस आर नॉट अलाउड। वो एक अलग बात है, वो एक एनिमी नेशन है इसलिए। बट यस, अगर वहाँ जाना पड़ता है, ऑर्डर्स होते हैं, वॉयज के ऑर्डर्स होते हैं, चार्टर देता है कि यस यू हैव टू गो एंड लोड और डिस्चार्ज इन सो एंड सो पोर्ट, I cannot refuse. I have to go because that's what is the professionalism of a mariner accounts to. ठीक है। जब आपका ये जो कैबिन है, जिसको अपन ने क्या शब्द दिया था? कैबिन ही बोलते हैं। नहीं, जिसमें जैसे कॉकपिट होता है उसको दूसरा शब्द ब्रिज सबसे ऊपर होता है। ब्रिज सबसे ऊपर होता है। जिस ब्रिज में कैप्टन खड़ा होकर के जहाज को देखता है, वही होता है ना ब्रिज? हाँ, ठीक है। उसमें आपके रडार, सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सैटेलाइट गैजेट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता है। ठीक है। तो उससे कैसे पता चलता है दूसरे जहाज को कि दूसरा जहाज सामने से आ रहा है? हाँ, वो क्या है कि एक देयर इज एन इक्विपमेंट नेम AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ओके। which electronically interfaces with all the watercrafts. Watercraft if I say is better, and the ports. अगर मैं अभी बॉम्बे पोर्ट के आगे से निकल रहा हूँ तो मेरा AIS उसको पता लग सकता है कि मेरे जहाज का नाम क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और अच्छा जो डिटेल्स होती हैं सारी, मेरा कॉल साइन ऑटो फीड है उसमें से, वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। या इट हैज अ डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी, सो इट ट्रांसमिट्स, इट्स अ ट्रांसीवर। ओके, इट्स अ ट्रांसीवर व्हेन आई से, समझ गया। इट ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स। समझ गया। ठीक है। तो एक ऑटो फीड डेटा है जो आसपास जितने भी जहाज, पोर्ट्स और जो भी उसको रिसीव कर सकते हैं उन तक जाएगा। हाँ, जिसमें डिटेलिंग होगी कि जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, बिल्कुल, कौन बिल्कुल। लोग बैठे हैं, माल कौन सा है, किस देश से शुरू हुआ है, किस देश तक जाएगा, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। सर, जब पायरेट्स आसपास जहाज के पहुंचते हैं, पायरेट्स, हाँ, अच्छा, क्या कभी आपका सामना हुआ है? हाँ, मैं बहुत बार निकल चुका हूँ। जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन भी बनी है आपकी, बाबल मंडप स्ट्रेट्स। हाँ हाँ। तो वो एक नैरो पैसेज है विच लीड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट ईस्ट बाउंड, लीड्स थ्रू Gulf of Aden and into Arabian Sea. ऊपर it leads towards the Red Sea and the Suez Canal. लेकिन वो जो बॉटल नेक है वो बहुत ही नैरो है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अराउंड 40 और किलोमीटर चौड़ी होगी, है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो है ये उसके आधे से भी कम है, 17-18 किलोमीटर वाइड, विच इज नॉट मच। क्योंकि एक चीज का आपको हैरत होगी कि अगर जैसे हम गाड़ी मोड़ते हैं ना कि यार और कुछ नहीं, यू टर्न लेना है, तो ये ऐसे करके यू टर्न ले लिया, लेकिन एक जहाज को मोड़ने के लिए आपको कुछ किलोमीटर चाहिए होते हैं। तो जहां तक ये बात आती है आपके पायरेट्स की, तो सोमालियन पायरेट्स है, सोमालिया के लुटेरे। और उसके नॉर्थ में हुतीज बैठे हैं। खैर वो तो अभी हम सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे। तो क्या है कि जैसे फर्ज करिए मैं सिंगापुर से लोड करके आ रहा हूँ, मेरे को वाया सुएज टू यूरोप जाना है। तो क्या होते हैं कि आर्म गार्ड्स आर स्टेशन एट वेरियस लोकेशन विच आर एक्चुअली गवर्न बाय UKMTO। ओके। UKMTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके में बैठती है, वो सब एलोकेट करती है। अच्छा, सबके लिए करती है, खुद के पूरे लिए? जहाज, इट्स अ पेड सर्विस। अच्छा, इट्स अ पेड सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस है वो एक तरह से। पेड सिक्योरिटी सर्विस, बिकॉज दे हैव अ स्टैंडर्ड दैट गार्ड्स का ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक्स आर्मी, एक्स कमांडो, ये सब होता है। अच्छा, तो वो एक तरह से गार्ड सर्विस देते हैं आपके जहाज के लिए? हाँ, तो हम वो गार्ड पिकअप करते हैं। नॉर्मली अगर मैं वेस्ट बाउंड हूँ कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, तो मैं नॉर्मली गॉल करके एक जगह श्रीलंका का, मैं वहां से पिकअप करता हूँ 4 या 5, उनमें एक टीम लीडर होता है, वो पिकअप करते हैं। वो जहाज पे आ जाते हैं आपके, डेक पे आ जाते हैं? डेक पे नहीं, उनके लिए मतलब रहते हैं जैसे हम रहते हैं। अच्छा। देखिए जहाज, ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा जाए, जो मिथ है वो मैं हटाना चाहता हूँ आपके दर्शकों का। जहाज इज लाइक ए 5-स्टार होटल, मतलब जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। आपको पानी की कोई कमी नहीं है, आपको बिजली की कोई कमी नहीं है, आपको AC की कोई कमी नहीं है, आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं। आपके बेड्स भी फैंटास्टिक होते हैं, एक फैंटास्टिक लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाँ, एज ए कप्तान, एज यू गो, आई हैव अ बिग डे रूम एंड ऑल दैट, वो सब होता है। यू हैव सम शिप्स सैटेलाइट टेलीविजन ऑल्सो, जो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं वहाँ देख सकता हूँ। पैसिफिक ओशन में मैं बैठा हूँ, मैं अपना सैटेलाइट TV वही प्रोग्राम देख सकता हूँ जो आप देख रहे हैं। ओके। तो जब आप अपने साथ में इन लोगों को लेते हैं, तो ये तो इंडियन नेवी के साथ भी ऐसी सर्विसेज होती होंगी? नहीं, दे आर मल्टीनेशनल। ओके। देखिए ये जो होते हैं, ये दे आर अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड और व्हाटएवर द क्राइटेरिया इज बाय द, ठीक है, एक प्राइवेट सर्विस हो गई, प्राइवेट और जहाज ने उस सर्विस को यूज कर उसमें लिया। इंडियंस भी होता है। आप कम अक्रॉस इंडियन कमांडोज आल्सो, ex BSF,
who have retired from the services. तो अब जब Paratroopers. पायरेट्स आते हैं, क्योंकि फिल्मों में देखा है, कई वीडियोस में देखा है कि पायरेट्स बहुत तेज एक बोट से आते हैं, तेजी से जाकर के वो जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं और जाकर के सीधा मतलब जहाँ पे कैप्टन है वहाँ जाके कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ये फिल्मों में देखा है, वीडियोस में देखा है। प्रैक्टिकली क्या वाकई में आपका पायरेट्स से कभी सामना हुआ है? सामना तो नहीं हुआ, लेकिन स्किफ बोलते हैं उसको हम। स्किफ मतलब बोट्स। ओके। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दैट ROE, द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैव चेंज सिंस द टाइम ऑफ इटालियन मरीन, जो केरला में हुआ था वाकया। हाँ हाँ। उससे पहले क्या होता था, जो आर्म गार्ड आता था, उनका एक टीम लीडर होता है, वो अब मेरे साथ बैठ के मीटिंग करता है और वी डिसाइड ऑल द प्रोसीजर्स, और जहाज़ की साइड्स पे बार्ब वायर लगाई जाती है, डमी भी खड़े किए जाते हैं विद अ गन जस्ट टू डिटरेंस के लिए, लेकिन गार्ड्स असली में होते हैं। और गार्ड्स ब्रिज विंग्स, जो ब्रिज बताया उसके विंग्स पे होते हैं विद द स्टेशन स्नाइपर, जो भी कुछ कह लो। तो ये इटालियन मरीन सिनारियो होने से पहले क्या हुआ था कि द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वर डिफरेंट। That team leader will tell me that, okay, captain, if the skiff comes within 2 or 3 nautical miles or as per the range of my SLR, जो बंदूक लेते हैं SLR लेते हैं, once it comes to my SLR range, I'm going to shoot. So I'll say okay. वो रडार पे पूरी पिक्चर आ जाती है और रडार को हम ट्यून कर लेते हैं। लेकिन जब से इटालियन मरीन का हुआ, 3 इटालियन मरीन को रखा गया था यहाँ, जो भी कुछ है हमको पता है। केरला के उन्होंने कुछ मछुआरों को गोली मार दी थी। गलती से मार दी या जो भी था। उसके बाद इंटरनेशनली द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैव चेंज। नाउ व्हेन द आर्म गार्ड कम्स टू मी, वी हैव मीटिंग, ही विल से कैप्टन आई कैन ओनली शूट हिम वंस। ही क्या होता है कि वो जब जहाज जा रहा होता है, उनकी फास्ट रेस्क्यू बोट होती है, एक हुक करके लैडर लाते हैं, उसको बंदर की तरह चढ़ जाते हैं। तो उसका जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आज की डेट में है कि वो लैडर पर चढ़ने देगा उसको, लेकिन जैसे उसने पैर डेक पे रखा तब शूट करेगा। वो मेरे लिए लेट हो सकता है। हाँ। वो मेरे लिए डेंजरस भी हो सकता है कि अगर मैं ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर पे हूँ, वो बुलेट मिस फायर हुआ और मेरे जहाज के अंदर गड्ढा कर दिया जहां एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो दैट इज माय कॉल। और आई टेल हिम that okay, I will not wait for him to step on board. Moment skiff comes within so many yards, shoot him. तो वो मेरा डिसीजन है। तो इसका मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि आपने परमिशन दी। बिल्कुल। और वो देनी भी पड़ेगी। अब वो बंदा इतनी फास्ट रेस्क्यू बोट से आ रहा है, मैं बानॉक से देख रहा हूँ, वो भी बानॉक से देख रहा है कि यार इसके पास बंदूकें हैं, तो मेरे को हेलो करने तो आ नहीं रहा यार। तो मैं तो उसको बोल देता, भैया जब स्किफ मेरे से 500-600 यार्ड दूर है, तेरी बंदूक की रेंज है, उड़ा दे। सर जैसे कई बार ना कोस्ट गार्ड्स जैसे इंडिया के पास कोस्ट गार्ड है, तो ये किस तरह से हेल्प करते हैं फिर? मतलब अगर आप कभी ऐसी क्षेत्र में फंस गए और आपने अभी डिस्ट्रेस कॉल दे दिया कि हमको इस तरह से पायरेट्स ने घेर लिया है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, वो अब आप इंडियन कोस्ट को सोमालियन कोस्ट से कंपेयर नहीं करिए। ओके, ठीक है। लेकिन एक बात कहूँगा, पिछले मैं इंडियन कोस्ट पे भी बहुत ट्रैवल्स किया, बहुत ट्रेडिंग किया है, चाहे वो गल्फ ऑफ कच्छ हो, कैलकाटा आपकी हुगली रिवर में भी ले गया हूँ जहाज़, केरला में भी, आपके चेन्नई में भी, पारादीप वगैरह सब जगह। इंडियन कोस्ट गार्ड इज नाउ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। दे आर नाउ रियली गार्डिंग अ कोस्ट फैंटास्टिकली, क्योंकि उनके पास मीन्स है, उनके पास जो कोस्ट गार्ड बोट्स हैं, दे आर फुली इक्विप्ड। सो अभी क्या होता है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड दे विल पिक यू अप ऑन द AIS एंड दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, एंड उनके पास पहले से होता है। अगर कोई जहाज फ्रॉडुलेंट है, जैसे कुछ एक आध पकड़े गए थे इंडियन कोस्ट पे पहले, उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसके जहाज में कुछ गड़बड़ है, तो आपको मतलब जो इनिशियल आपकी रिपोर्टिंग होती है वो आपको रिपोर्ट करनी होती है कि अगर आप इस लैटिट्यूड पे पहुंचे या इस लोकेशन में पहुंचे, यू नीड टू कॉल इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG और जो भी कुछ है, एंड इफ यू डोंट कॉल, दे विल डेफिनेटली कॉल यू and they will ask you whatever it is that normal general questions. हाँ, कोई अगर further detailed investigation चाहिए तो they will say okay, you please hold your ship in this position, we are coming to board you. सर AIS के थ्रू पता चलता है कि ये जहाज जा रहा है। हाँ जी। लेकिन किसी ने AIS ऑफ कर रखा है? ऑफ करना, हाँ, और किसी ने नहीं, ये कप्तान के हाथ में होता है। ये कोई और नहीं। मान लीजिए किसी कप्तान ने ऑफ कर रखा है। हाँ, ठीक है। देखिए, AIS ऑफ करने के लिए एक लेजिटिमेट रीजन चाहिए।
अदरवाइज इट्स अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। ठीक है, अगर मैं एक्शन हो करता- सकता है क्या इस हाँ? चीज के ऊपर, मतलब दूसरा देश बम्बार्डमेंट कर सकता है क्या कि आपने एईएस बंद किया हुआ था? नहीं नहीं, उस पर नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा। वायलेशन ऑफ मैरिटाइम लॉ की बात कर रहा हूं। वो एक अलग होता है, एक देयर इज समथिंग नोन एज फोर्स म्योर। फोर्स म्योर मतलब कुछ चीजें हुए हैं जो मेरे उसमें कब्जे में भी नहीं है, इट्स एक्ट ऑफ गॉड, समथिंग लाइक दिस। फोर्स मजोर और फोर्स म्योर, वो अगर होता है तो वो मेरे कब्जे में, मेरे मतलब कंट्रोल में भी नहीं है, तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं कह सकता हूँ हाँ यार मैंने इसलिए ऑफ किया। अब मैं जब स्टार्ट किया था सी करियर, कैडेटशिप एंड व्हाट यू कॉल थर्ड मेट वगैरह था, तब हम ट्रेड करते थे जब ईरान इराक वॉर होता था। हम उस वक्त एएस वगैरह नहीं होता था, उस वक्त हम पूरे जहाज को ब्लैकआउट करते थे और नेविगेशन लाइट्स होती हैं। अब वो नेविगेशनल लाइट्स ऑफ आप कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो कोलाइड कर सकता है, लेकिन वो फिर कप्तान का डिसीजन है, वो मिसाइल खा के जाना चाहता है या कोलाइड करके। अब ये जरूरी नहीं कि मिसाइल मिले, ये भी जरूरी नहीं कि कोलिजन हो। आप रडार से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि रात को अंधेरे में हमारे पास कोई सर्च लाइट तो नहीं होती है, रडार से मॉनिटर करते हैं। 2 रडार्स होते हैं, एक 3 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और पानी के सोनार पूरे टाइम ऑन रहते हैं? नहीं, सोनार देखिए, सोनार तब ऑन करते हैं हम जब व्हेन वी आर कमिंग टू अ डेप्थ ऑफ लेस देन 100 मीटर्स। ओके। यानी समुंदर के नीचे जब 100 मीटर के कम का पानी होता है तभी वो एक शैलो पैचेस भी आ सकते हैं, बिकॉज probably it might be sort of beginning of a continental shelf also, because that means you're coming close to the coast. सर, आपने बरमूडा ट्रायंगल से ट्रैवल किया है? हाँ, किया हुआ है। तो सर, जितनी उसके बारे में कहानियां हैं कि वहां से जहाज जाते हैं तो डूब जाते हैं, हवाई जहाज निकलते हैं तो घुस जाते हैं। मैं इनफैक्ट ले गया था एक बार। आई वाज कमिंग फ्रॉम यूरोप टू सवाना। इट्स अबव फ्लोरिडा, स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा के ऊपर है, और क्या कहते हैं, आई वाज सेलिंग विद माय फैमिली एंड ऑल दैट। सो मैं ऐसे ही नाइट ऑर्डर लिख रहा था, मेरा रूट तो अलग था। खैर मैंने कहा चलो देखते हैं। वो पता था कुछ नहीं होना। उसकी वजह क्या है बताऊं? जब कोलंबस, वास्को ड गामा हुआ करते थे तो इन दिनों दे डिड नॉट हैव एनी ऑफ द इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास वी हैव सीन कि उसको वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो मैग्नेटिक जो रेड और ग्रीन कलर का वो मैग्नेट होता था। वी ऑल्सो नो दैट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द हॉट पोल इज नॉर्थ, कोल्ड पोल इज साउथ। It emanates from the northern pole and goes and terminates at the southern pole. अब क्या होता है कि अगर आप, अच्छा वहाँ पे एक और चीज़ है, मैग्नेटिक अनोमली। यानी अगर फर्ज करो नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास, तो उसमें करेक्शन चाहिए होती है, वेरिएशन, डेविएशन, कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। फर्ज करो आपका मैग्नेटिक कंपास अभी ऐसे दिखा रहा है 000 नॉर्थ, हालांकि उसमें करेक्शन चाहिए क्योंकि उसको करेक्ट करना पड़ता है। वो क्या होता है कि जहाज बना होता है स्टील का। स्टील आफ्टर सर्टेन टाइम एंड इंजन भी चलता है, वाइब्रेशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सही नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में वो मेरे को दिखा रहा है 000 नॉर्थ, ये है। और बर्मुडा ट्रायंगल हैज मैग्नेटिक अनोमली। वहां पे वो मेरे को दिखाएगा 030 पे मेरा ट्रू नॉर्थ है, यानी ये नहीं ये है। हालांकि इस पे भी मेरे को करेक्शन करनी है। तो वो ये दिखाएगा, तो मैं वैसे उधर निकल लोगे। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस शोल्स हैं वहां, रीफ्स हैं, और उसी एरिया के पास मैग्नेटिक अनोमली ज्यादा। तो जितनी जहाज अग्राउंड हुए वो वहीं 000 के बदले 030 पे जाके अग्राउंड हो गए। लेकिन अब जो है, और ये तो 50-60 साल, हाँ 50-60 साल से हमारे पास है gyro. The gyro, which has a gyroscopic motor, relatively it is rotating at the speed of Earth. So it aligns the north of the gyro with the true north of the Earth. 1-8 डिग्री ऊपर नीचे होता है, उसके लिए हम करेक्ट, देयर इज अ प्रोसीजर। अभी एग्जैक्ट पता होता है आपको कि यही नॉर्थ है और यही दिशा है। हाँ, यही पहले नॉर्थ ईस्ट, मतलब हाँ, मतलब समझ के पता, एक तरह से वो वाली बात है कि दिशा भटकने वाली बात है। हाँ हाँ, पहले दिशा भटक जाया करते थे क्योंकि मैग्नेटिक एनोमली थी वहां पे, और अब चूंकि पूरी तरह से वेल मॉनिटर्ड हैं चीजें, तो अब जहाज आसानी से निकल भी पाते हैं।
तो बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे और आपने बहुत पेशेंस के साथ जवाब दिए। नहीं, थैंक यू सो मच सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, लेकिन जिज्ञासा का कोई अंत तो है नहीं। हाँ जी, हाँ तो मैं सुनने वालों से कहूँगा कि अगर उनको कुछ और सवाल पूछने हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर कभी नेक्स्ट टाइम सर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवे, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना चाह रहा हूँ। हम लोग ना कुछ दिनों से एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू यूट्यूब से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको बात करने में दिक्कत आती है, क्या आपको स्टेज पर खड़ा होने में दिक्कत आती है, आप अपनी बात ग्रुप में नहीं रख पाते, इंटरव्यूज में अपनी बातें नहीं रख पाते, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटिकेट्स, खाने के क्या हो, पहनने के क्या हो, कहाँ खड़े होना है, कैसे बात करनी है। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती चली जा रही है, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज खुद ले रहे होते हैं तो हमें ये जानकारी होती है कि बहुत से लोग अपनी बातें जानते हुए भी नहीं रख पा रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको चाहिए कि हम उसमें आपकी कोई मदद करें या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके साथ प्लानिंग साझा करें, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन किया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसे फिल कर दीजिए। अपनी जानकारी की, आप कौन से प्रोफेशन में हैं, क्या हैं, किस तरह की चीज़ चाहते हैं। साथ में एक व्हाट्सअप कम्युनिटी का ऑप्शन भी वहीं दिया होगा उसी गूगल फॉर्म के अंदर, उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि भविष्य में अगर हम कोई आपके लिए प्रावधान करते हैं तो आपको वहाँ से जानकारी उपलब्ध हो जाए।